हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। सीबीएसई एग्जामिनेशन सब्जेक्ट एसएसटी की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का जो आखिरी रामबाण है, जो 30 नवंबर को आपको एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है, वो रामबाण जो आखिरी हथियार है, मैं वो आपको आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और ये जो मेन जो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन के का, एसएसटी का या सारे एग्जामिनेशंस के जो टर्म 1 का, उस फॉर्मेट में जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर जो आपको देने हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं उसके आंसर देने हैं, उसका क्वेश्चन हम 150 क्वेश्चन आपको ऑल चैप्टर से इंक्लूडिंग शेयर कर रहे हैं। अभी 150 और पहले आप भी तैयारी किए होंगे और बाकी सारे चैप्टर्स के तो पूरा समरी आपको मिल ही चुका है और आप देख भी लिए होंगे, लेकिन एक बार कल रात को जरूर पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एकदम सा फ्रेश रहेगा, माइंड दिमाग में रहेगी। और ये एमसीक्यू देख लीजिएगा, तो इससे कि जो भी ऐसे डाउट्स रहेंगे तो फास्ट में मैं आंसर के साथ पूरी की पूरी आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा और ये आपको ये अवेलेबल रहेगा आपको स्क्रीन पर, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं जो क्वेश्चंस आपको मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 एग्जाम, सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस और ये मेरा चैनल का नेम है आर के सिंह एकेडमी, जो कि आप जानते हैं पहले से, इसलिए कि आप जुड़े हुए हैं और अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल का लिंक या नेम, जिससे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर? आयरन ओर में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये रिसोर्स जो है ये तैयार नहीं हो सकता है तुरंत, इमीडिएटली, तो इसका आंसर रखिएगा नॉन रिन्यूएबल। देखिए आप में नॉन रिन्यूएबल बायोटिक फ्लो, तो ये नॉन रिन्यूएबल, सारे ऑप्शन मैं आपको नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि मैं आपको आंसर बताऊं एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? टाइडल मतलब चक्रवात होता है, मैं बता देता हूं, टाइडल मतलब चक्रवात। तो इसका आंसर क्या होगा आप सोच रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको डाउट में रखा। तो आंसर है रीप्लेनेसेबल। रीप्लेनेसेबल जो है टाइडल का है, ह्यूमन मेड नहीं होगा, ऑटो अबायोटिक नहीं होगा, नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा, इसका आंसर है रीप्लेनेसेबल, चक्रवात से जो एनर्जी तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब का मेन जो काम क्या था लैंड डिग्रेडेशन का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये टेक्स्ट बुक्स में भी क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने भी शेयर कर दिया कि आप इसको समझ लीजिए कि आपका क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑफ पंजाब? जो पंजाब में जो जमीन की जो ये हो गया है, ज्यादा से ज्यादा जो पानी नहरों की सप्लाई है, तो वो हो गया है ओवर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई ज्यादा मात्रा में हो गई है, इसके कारण वहां की जमीन जो है बहुत ज्यादा वेस्ट पड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस फार्मिंग जो होता है ये पहाड़ी इलाका में होता है, तो आपको अंदाज लग गया होगा कि यहाँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है उत्तरांचल, उत्तराखंड जो है ये पहाड़ी इलाका से बिलोंग करता है ये स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर है इसका यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, झारखंड में, तो इसका आंसर बी है गुजरात। देन आफ्टर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952? ये ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चंस आपके ईयर के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो नेशनल फॉरेस्ट एनएफपी जो है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का जो बना हुआ है, उसके तहत जो है 33% जो है अकॉर्डिंग टू लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट।
तो 33% जंगल ऑक्युपाई है, हमारे जमीन पर 33% जंगलों से भरा हुआ है, लेकिन ये 1952 का ये फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, materials in environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called potential resources, stock, developed resources, reserve। तो इसका आंसर है आपका स्टॉक। यानी कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी एनर्जी है, मटेरियल्स है, पोटेंशियल है जिसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रिजर्व और कंजर्व करके रख सकते हैं। सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स सॉरी बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम ऑल कॉल्ड स्टॉक, किसी भी मटेरियल्स को स्टॉक करने के लिए। बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, जो टेरिटोरियल एरिया है, जो हमारा जो चारों तरफ से जो फैला हुआ है, बॉर्डर पर कर रहे हैं, तो उस कितना जो है नॉटिकल माइल्स है, तो 12 नॉटिकल माइल्स। अब देखिए मैं एक चीज नया आ गया है आपको, पानी में डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट होता है उसको नॉटिकल कहा जाता है। तो समुद्र में नॉटिकल माइल्स 12 किलोमीटर्स है। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स, इसका आंसर होगा। इट्स बहुत ज्यादा होता है मीटर किलोमीटर में। देन क्वेश्चन नंबर 9, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जो जियोलॉजिकल टाइम फॉर फॉर्मेशन होते हैं वो कहलाते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल जो तैयार नहीं होते हैं दोबारा, नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया शॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट शॉन एरिया इज नोन एज, इसका आंसर है आपका डी। तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस एवरेज में रखा गया है, जो पूरी की पूरी दोनों मिला करके इसका जो निकलता है कैलकुलेशन, वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जितना जहां पर फसल होता है उसको कहा जाता है नेट सोन एरिया। के साथ साथ आपका नेट सोन एरिया और प्लस में एग्रीकल्चरल एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री, ऐसे लैंड जहां पर खेती नहीं होती है, किसी न किसी कारण से पानी जमा हो, वहां पर पहाड़ पठार हो या हमारा मकान हो, तो उसका आंसर है 130 मिलियन हेक्टेयर्स। 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड पर हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सेव लैंड डिग्रेडेशन, तो इसका आंसर है आपका झारखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन, यानी इसका क्वेश्चन समझ लीजिए कि वो कौन सा राज्य है जहां ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न है, जहां से ज्यादा खुदाई होती है, माइनिंग्स होती है, और उसका जो जमीन का जो सही उपयोग एग्रीकल्चर में नहीं हो पाता है, वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज, जो हो गया उसका ओवर इरिगेशन। पहले भी हम लोगों ने ये कहा था, पूछा था इस तरह से, क्वेश्चन को ये बदल करके मैंने दिया है आपको कि आपको ये डिफिकल्ट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी जो भारत है उसका सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल है। और आपको पता होगा कि जब मैं सॉइल चैप्टर पढ़ा रहा था तो एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड सॉइल है, यहाँ पर खेती के बहुत ज्यादा अच्छे सभी फसलों के मैक्सिमम पैदावार के चांस होते हैं, तो एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, कहां पर पाया जाता है रेड सॉइल, तो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, क्यों उसका कलर लाल होता है, उसके मेन कारण क्या होते हैं, तो इसका आंसर है सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स।
दो चट्टानों का नाम दिया हुआ है यहाँ पर आपको, इग्नस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दोनों में टकराहट होती है, कोलाइजन होता है, टूटने के बाद ये इसका कलर चेंज होता है। इट इज द वन काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, टूटना, जिसमें हो गया आपका सी हो गया डिफ्यूजन, ठीक है, तो लाल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी को बनने के लिए इसमें से क्या जरूरी नहीं है? ड्यूरेशन ऑफ द डे, बाकी सारी चीजें चाहिए, रिलीफ होना चाहिए, पेरेंट रॉक होना चाहिए, क्लाइमेट होनी चाहिए, लेकिन उस कितने दिन में बनेगा इसका तय नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ड्यूरेशन ऑफ द डे होगा। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम और क्या है? तो आप इसको आंसर के लिए मैंने एक पिंक कलर का रखा है कि आपको आंसर मन में आए तो मेमोराइज कीजिए, तो उसके बाद आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर है रेगूर। ब्लैक सॉइल को दूसरा क्या बोलते हैं? रेगूर से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन, कहां पर ब्लैक सॉइल ज्यादा पाया जाता है? तो डेक्कन ट्रैप रीजन में इसका ये ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20, लैटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। जो सबसे ज्यादा कौन सी फसल लैटेराइट सॉइल पर होती है? किस चीज की खेती होती है? टी होता है, कॉफी होता है और कैशनट, काजू। चाय, कॉफी और काजू, यानी चाय हो गया आपका दार्जिलिंग असम, कॉफी हो गया कर्नाटका, कैशनट हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एरिया भी मैंने बता दिया कहाँ ज्यादा होता है और मिट्टी भी समझ लिया आप। आइए क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैक सॉइल इज डिफिशिएंट इन। जो ब्लैक सॉइल की जो मेन ये चीज होती है, वहां पर क्या उसमें खास जो ऐसा मिनरल्स पाया जाता है जिसके कारण वो काली हो जाता है, उसको फॉस्फेरिक कंटेंट कहते हैं। सबसे ज्यादा फॉस्फेरिक कंटेंट पाया जाता है, इसीलिए वो ब्लैक रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। किसमें ज्यादा हवा को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है? तो वो है, सॉरी, रोकने की कैपेसिटी है, वो ब्लैक सॉइल है, इसीलिए वो काला रहता है, उसमें ड्राइनेस नहीं होता है, वो मिट्टी में वाटर ज्यादा दिन तक ऑब्जर्व रहता है। प्लॉइंग मतलब जुताई, अलोंग द कंटूर लाइंस टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड। कौन सा ये होता है? कंटूर प्लॉइंग इसको बोलते हैं। कंटूर प्लॉइंग एक प्रकार की ये जुताई है, खेती की विधि है। सबसिस्टेंस एंड इन सबसिस्टेंस फार्मिंग में ये आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। कौन सा ऐसा चीज है जो जरूरत नहीं है सॉइल को कंजर्व करने के लिए? नॉट लगा हुआ है, नॉट ध्यान दीजिएगा। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, बाकी सारा पानी को, सॉइल को रोकनेंगे बर्बाद होने से। स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट, ये तीनों के तीन मिट्टी की कटाव को रोकता है। लेकिन जो चौथा आंसर है डी, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ये नहीं रोकता है। तो इसका आंसर हो गया डी 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड। ऐसी जमीन जो 5 साल से ज्यादा उस पर खेती नहीं हुई है, उस लैंड को क्या कहते हैं? तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं उस लैंड को, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग नॉट लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। जो होता है केला और ये सब, जो चाय पत्ती ये सब होता है, रबर, ये सब प्लांटेशन है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या है? डायरेक्ट आंसर पर चलिए आप। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम टू प्रोड्यूस सेरेल्स एंड अदर फूड्स। ये नहीं होता है, नॉट है। इसके अलावा ये तीनों होता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स आपको अभी अभी डिस्कस किया मैंने। चाय हो गया, टी, कॉफी, बनाना एंड शुगर कैन, सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर। 3 जो है मेजर क्रॉपिंग सीजन्स जो हमारे यहाँ क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर रबी, खरीफ और जायद, पहले भी हमने फसल में बताया है एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन नंबर 29, रबी क्रॉप्स आर। रबी क्रॉप्स आर कब उसकी जो है बुताई और जुताई होती है? तो रबी क्रॉप्स की हो गई आपको सॉन इन विंटर
अभी है इसका महीना, एंड हार्वेस्टेड इन समर। तो अभी रबी फसल गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, बता दिया आपको नाम भी, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है 30 नंबर पर आपका खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, खरीफ की जो खेती होती है उसका महीना बता दीजिए आप। तो इसका महीना है विथ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। बारिश में होता है शुरू, और ये ठंडी के मौसम शुरुआत होने के पहले ही ये कट जाता है। तो भैया ये हो गया आपका धान की खेती, पैडी। नेक्स्ट आ जाइए 31, द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन इज, तो राइस। देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो वहां से निकल के आ गया। राइस खरीफ में सबसे ज्यादा होता है, इसमें सीजनली जो कहा जाए द मेन। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन, रबी सीजन का मेन क्रॉप क्या है? गेहूं। अभी बुआई हो रही है गेहूं की। ए शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज, तो दोनों को मिला करके जायद कहा जाता है, दोनों का मिक्स वाला टाइम बीच में, ये तीसरा जो टाइप्स ऑफ द फार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर 34, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री आर। फिर से मैं क्वेश्चन बता दूं, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स, जो भोजन नहीं है, वो हमारे देश में कौन से क्रॉप्स हैं? तो इसका आंसर हो गया कॉटन और जूट। डायरेक्ट खाएंगे क्या आप कॉटन और जूट को? नहीं खाएंगे ना। तो इसके अलावा बाकी सारे चीज को आप खाएंगे, बाजरा को, मक्का को, गेहूं को, चना को, सबको खाएंगे। कॉटन और जूट को नहीं खाएंगे, फिर भी वो फसल है। तो ये ध्यान देने का, याद करने का तरीका हो गया कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट हो गया आपका विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया आपका राइस, व्हीट, मेज, शुगर कैन। तो सही आंसर है इसका राइस, आंसर ए राइस। उसके बाद आप देखिए द टू मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन आर द गंगा, सॉरी द टू मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन, जो गेहूं के सबसे ज्यादा जो बुआई होने वाला जो एरिया है हमारे देश में, क्षेत्र है, वो है इसका आंसर है ए द गंगा सतलुज प्लेन्स एंड डेक्कन ट्रैक्ट्स में सबसे ज्यादा इसकी बुआई होती है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन, तो गेहूं के लिए जो बारिश होना चाहिए पूरे साल में, गेहूं के लिए जो बारिश होनी चाहिए वो होनी चाहिए ए, इसका आंसर है 50 एंड 75 सेंटीमीटर। आंसर इज ए, 50 एंड 75 सेंटीमीटर के बीच का जो रेनफॉल होता है पूरे साल का मेजर, उसमें गेहूं की अच्छी खेती हो सकती है। तो इसका आंसर है ए। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री इज, तो ज्वार है, ज्वार सबसे ज्यादा हो गया, जो तीसरा ज्यादा खेती होता है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, सबसे ज्यादा बाजरा कौन सा राज्य में होता है? तो आपको समझ लीजिए कि राजस्थान। और बाजरा में जो इरिगेशन है, पानी की जरूरत कम होती है, तो डेजर्ट वाले एरिया में अच्छा खासा बाजरा हो जाता है, और हमारे देश का जो डेजर्ट पार्ट है वो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, यानी मक्का के लिए सही कंडीशन क्या है मक्के की खेती के लिए? तो इसका आंसर होगा ए, टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है हमें दाल में मिलता है। हम लोग कहते हैं कि दाल पीजिए भाई, महिलाएं जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज्यादा प्रोटीन, दाल का पानी पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को भी दाल का पानी पिलाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हो गया वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस, दाल के लिए सही क्या नहीं है? इसका आंसर है डी, पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज। ये इसका गलत है, मतलब नॉट कर रहा है ना ये। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस, तो डी को छोड़ करके बाकी सब होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन के लिए सही कंडीशन क्या है? ए होगा टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू
100 सेंटीमीटर के बीच में ये दोनों होना चाहिए। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और बारिश जो होना चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर क्रॉप एरिया इज कवर्ड बाय ऑयल सीड? ऑयल सीड तो बी 12 कह रहा है कि कितना परसेंट हमारे देश में जो तेलहन जो हो गया, तेल जिससे निकलता है, तीसी है, सूरजमुखी है, सरसों है, बहुत सारे तेलहन वाले जो क्रॉप्स हैं वो कितना एरिया कवर करते हैं? तो 12% ही एरिया कवर कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप्स? टी चाय की खेती के लिए कौन सा कंडीशन सही नहीं होता है? इसका हो गया आपको डी, क्ले सॉइल विच हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ज्यादा नहीं चाहिए पानी रुकना जड़ों में, इसीलिए सीढ़ीनुमा खेत पर चाय की खेती होती है। तो क्ले मिट्टी बर्बाद कर देगा चाय को, आपको खेती को। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन कहां पर पहली बार कॉफी की खेती शुरू हुई थी? बाबा बुदान हिल्स, याद कर लीजिए, बाबा बुदान हिल्स में पहली बार कॉफी की खेती शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? तो ये हो गया आपका, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन ज्यादा ज्योग्राफी से शेयर कर रहा हूं, तो जैसा आपके सिलेबस का सीबीएसई क्लास 10 का जो चैप्टर है उसी के कंटेंट के अनुसार मैं आपको उतना क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं भैया, इसलिए ये मत सोचिएगा कि रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बाकी सारे और चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली मैंने आपको रखा है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 48, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, सिल्क की जो खेती होती है उसके कीड़े जो होते हैं तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। देखिए अलग अलग खेती के अलग अलग टाइप्स के नेम है, तो सिल्क की खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर? पता है आपको, जूट को गोल्डन फाइबर करते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया? तो ज्यादा से ज्यादा एरिया में कौन सा खेती होता है? तो आपका हो गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? तो रबी क्रॉप को हम लोग मिलेट में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप? ये जे बाय मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, तो ये जो है इसका आंसर है ए, पल्सेस को लेगुमिनस में रखा गया है। क्वेश्चन घुमा करके है, ये दाल जितने सारे हैं वो लेगुमिनस टाइप कहलाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा क्या सपोर्ट किया गया है खेती के लिए? तो ये खेती के लिए है एमएसपी, ये 2 दिन पहले या कल का शायद वीडियो में हमने दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके लिए झगड़ा भी चल रहा है हमारे देश में, किसानों के लिए आंदोलन चल रहा है, कुछ चीजों की बातें मान ली गई है, कुछ नहीं है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो कहा जाता है आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ, प्लांटेशन के लिए हो गया आपका जो है कमर्शियल फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 56, यहां तक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया आपका। देन विल स्टार्ट हियर द न्यू विच मिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स? तो ये आपका चलने लगा, हमको लगता है पॉलिटिकल साइंस हमने यहां से शेयर किया आपको। तो इसका आंसर जो है, आंसर है इसका आपका बी का ऑप्शन है, देख लीजिए यहां पर बी सी एंड डी। तो बी क्या कर रहा है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक हो गया सी कर रहा है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, एंड डी कर रहा है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। ये सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीलिंग विथ पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं स्टेटमेंट क्या है पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंगली? तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी है,
in a democracy, if the power to decide is dispersed, it is not possible to take quick decisions and enforce them. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पावर शेयरिंग है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उसमें 2, 3, 4 पार्टियों की मिलके सरकार है, तो जल्दी से आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मुद्दे पर। उसके लिए सभी की आम सहमति बनने की जरूरत है। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, यहां ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन, इन डीलिंग विथ पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। तो ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए आप जो है ना डिसीजन किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर लेना हो, डिफेंस के लिए लेना है, कहीं युद्ध लग गया हो, लड़ाई झगड़ा लग गया और 3 पार्टियों की सरकार है, वहां पर डिसीजन लेने में बहुत देरी होगी, तब तक हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि क्विक डिसीजन विल नॉट टेक इन द पावर शेयरिंग, इट इज नॉट गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is तो यहाँ पर जो है मेजोराइटेरिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक साथ सामूहिक रहने के लिए जो क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, a system of checks and balances. A system of checks and balances is another name for which one of the following power sharing arrangements? Power sharing arrangements, इसका ऑप्शन है आपका सी, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की और भी संस्थाएं हैं उससे वो शेयर किया हुआ रहता है, मुख्यमंत्री हो, पंचायती राज हो, यानी और भी है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। पावर शेयरिंग के लिए सही स्टेटमेंट क्या है? तो सही स्टेटमेंट है आपका सी, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। तो ये हो गया इसका आंसर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। एक खास ग्रुप जो होते हैं उनके क्या सोच है श्रीलंका के इथनिक ग्रुप के। तो इसका ऑप्शंस है, देखिए ये ऑप्शंस है, आंसर ए है, ए बी सी मिलाकर के ये आंसर है, या ए पढ़ लीजिए, मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंघाला स्पीकिंग 74% एंड तमिल स्पीकिंग 18%। बी है, अमॉन्ग द तमिल्स there are 2 subgroups, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. C, there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. So these are the all answer A, B and C, and final answer option is A. आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ी देर दिखा देना चाह रहा हूँ, आंसर इज A, B, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट्स दैट। तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? तो इसके भी ऑप्शंस में आपको आएंगे इस तरीके से। तो इसका आंसर है डी आंसर में है ऑप्शन ए, बी एंड सी कंटिन्यूअसली। क्या है? इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर की जो स्टेबिलिटी है, मतलब ज्यादा जल्दी कोई बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। बी है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सी है, इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को उनकी भागीदारी सरकार में सबसे ज्यादा मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका आपको आंसर होगा
आंसर सी में है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री कमिंग टुगेदर में है। यानी दो चीज मैंने बताया था आपको, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, जिसमें कमिंग टुगेदर में यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 64 द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज, इसका ऑप्शन है डी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड करेंसी। यानी कि मैंने बताया है तीन चीजें होती है, यूनियन, स्टेट एंड पंचायती राज। अभी क्वेश्चन है यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में पूछा जाता है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स विदेश मंत्रालय, बैंकिंग हो गया, करेंसी जो होती है मतलब कि जो हमें वित्तीय व्यवस्थाएं, और कम्युनिकेशन, आईटी मिनिस्ट्री एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब के सब आ जाते हैं। पहला जो है यूनियन में लिस्ट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व, तो इसका विलेज है, गांव, ब्लॉक है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल है। विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, गांव और हो गया ब्लॉक मतलब हो गया प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ये है प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 66 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है सी। लेकिन ये आंसर अब नहीं है इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन आपके किताब जो है बुक में है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। JNK ज्यादा चांसेस है कि ये नहीं आना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो है वो ओन कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया है, आर्टिकल 370 एंड 35A को रिमूव करके के वहां पर यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो इसमें अगर आता है तो आपको इसी तरह से आंसर देना होगा JNK, ठीक है। लेकिन आपको नहीं है तो फिर उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है यूएसए में उसमें 3 ऑप्शन था, ये सेपरेट मैंने फिर से बुक के अकॉर्डिंगली बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 68 हियर आर द 3 रिएक्शन इन द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया। भारत के केस में जो भाषाई जो बदलाव है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका आंसर है ए द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, आप जहां रहना शुरू कर देते हैं, जहां पर ज्यादा एक कितने साल तक रहना है, वो 1 साल है, टाइम पीरियड है, उसके बाद ही आपको वहां की नागरिकता भाषा के आधार पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म इन इंडिया, आइडेंटिफाई दोज विच होल्ड ट्रू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। इसके बाद का स्थिति 1992 के बाद की स्थिति क्या है, तो इसका आंसर है ए। ऑप्शन ए में है आपका बी एंड सी है, तो बी देख लीजिए, इट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, एंड सी है द स्टेट गवर्नमेंट्स are required to share some powers and revenue with local government bodies। तो ये चीज हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 इन अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्या होगा इसका आंसर। होल्डिंग टुगेदर का ऑप्शंस में डी है, और डी में ए बी डी आएगा। ए हो गया आपका लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, एक हो गया। बी हो गया द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, वाइस वर्सा स्टेट को भी है। और फिर डी का ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव अनइक्वल पावर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये हो गया आपके ऑप्शंस ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर। भूमिहीन जो मजदूर है उनके मेन लक्ष्य क्या होते हैं, तो मेन लक्ष्य उनका है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ज्यादा से ज्यादा दिन उनको काम मिले और मजदूरी भी अच्छा मिले। 350-400 रुपया मिल रहा है तो 500 रुपया मिले, ये स्थिति है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। जो शहर में बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा,
उनके लिए क्या एस्पिरेशंस है, तो इसका ऑप्शन है सी, एन अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विल एस्पायर फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर हिज एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ। जिस चीज की वो शिक्षा लिए हैं उसी चीज के हिसाब से वो चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले शहर में, तो ये उनकी एस्पिरेशंस होती है। क्वेश्चन नंबर 73, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो और टू डिफाइन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम के लिए करेक्ट क्या होगा, तो इसका आंसर है सी। ये देख लीजिए, द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम, यानी एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच कंट्री कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दिया इसको। विच कंट्री कैन बी कंसीडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से कौन सी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, तो आपके आंसर है बी, countries which are among the highest in the human development index HDI are considered to be the developed countries, यानी उनके जो खान पान, कैलोरीज, डाइट्स, वो सब चीज आ जाता है। उनके यहाँ मृत्यु दर, उनके यहाँ जन्म दर उस देश की, ये सारी देखी जाती है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है, ये सब मिलाकर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ गुड लाइफ इज गिवन बिलो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। किस चीज से नहीं खरीद सकते हैं, तो ये ऑप्शन है डी में 1 and 4 ऑप्शन है इसका आंसर। फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, फुल प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को पैसे से पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकते हैं, अवेयरनेस से हो सकता है। डी कह रहा है क्या है यहाँ पर आपको, पॉपुलेशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, तो ये दो हो गया इसका आंसर डी में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 76, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी देखा आपने, HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव, यानी क्या क्या पैरामीटर आपको फुलफिल होना चाहिए, अभी बताया हूं मैंने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन के रहने का तरीका, जो जरूरत की चीजें सब पूरा हो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। नेशनल इनकम, उस देश की पूरी जनसंख्या के अनुसार उसकी इनकम, तो इसीलिए तीनों के तीनों आ गया इसका आंसर, ऑल आर राइट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 77, केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बहुत कम वहां पर बच्चों की मृत्यु होती है केरला में। क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन अच्छा है। व्हाट कुड बी द रीजन, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यही रीजन बताना है। 77 का आंसर है बी। अब आंसर ध्यान से सुनिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेस इन केरला। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि वो लोग क्योर करना जानती हैं, और पूरे भारत में नर्स जो सबसे ज्यादा होती है वो केरल से आती हैं, तो उन्हें पता है कि बच्चों को कैसे केयर करना है, देखभाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड वाई। आगे का क्या स्थिति रहेगा हमारे एनर्जी को सेव करने के लिए, ये इज हैविंग द रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द आंसर विल बी बी, सोलर एनर्जी, बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेबल। यानी आगे 50 साल के बाद हमें कौन सी एनर्जी बची रह जाएगी? सूरज की रोशनी, उससे बनाइए बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, पिक आउट द कॉज फ्रॉम बिलो दैट इनहांसेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कैसे ये होता है? तो इसका ऑप्शंस का आंसर है डी, allowing increase in the level of exhaust fumes emitted by cars, buses, trucks। तो ये जो हो रहा है, इस गति से जो बढ़ रही है, कार से धुआं निकल रहा है, बस से, ट्रक से, और केमिकल जो फैक्ट्रीज से जो भी फॉर्म निकल रहा है, जो अभी देख रहे होंगे छठ के समय दिखाया गया था, दिल्ली में जमुना नदी में कितने झाग पन हो गए थे। तो ये डी इसका आंसर है।
and the GDP stands for gross domestic product. What does it shows? Pick up the correct statement given below. तो GDP क्या दिखाता है, क्या बताता है? तो इसका आंसर करेक्ट ए है. It shows how big is the economy of a country in a given year in terms of its total output. समझिए इसको. It shows big is the economy. हमारे देश की आर्थिक जो व्यवस्था है उसको बड़े पैमाने पर दिखाना of a country in the given year in terms of the total output. तो एक स्पेसिफिक टाइम में हम लोग कितना टारगेट को पूरा कर लेते हैं वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. Question number 81. Next question number 81. Employment figures of a country are based on data collection from 5 yearly survey on employment and unemployment. Which organization conduct this survey? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो रोजगार और बेरोजगार हैं उनकी पूरी डेटा रखता है कलेक्ट करके. तो इसका करेक्ट आंसर है नरेगा के तहत ये पता चला जो है. एक मिनट. Employment figure of the country are based on the collected by the 5 yearly survey of employment and unemployment. Which organization conducted this survey? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. नहीं, ये तो इसका आंसर गलत है. दिस इज द रॉन्ग आंसर. तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, फिर हम आपको बताएंगे. आइडेंटिफाई द नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स. आइडेंटिफाई द नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द आइटम्स. तो सबसे ज्यादा जो है नेचुरल प्रोडक्ट में यह है आपका कॉटन आता है. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में क्या है? अ डॉक्टर इज अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट. अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट. फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड अ डेली वेज. क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर. हाँ, मतलब समझिए डज नॉट फॉल, इसके बाद सब के सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. खेती भी जो है अनऑर्गेनाइज है, असंगठित है. डेली बेसिस मजदूर जो है अनऑर्गेनाइज है. हैंडलूम वेवेयर वर्कर है, कभी होगा कभी नहीं होगा, बीमार पड़ गया बंद हो जाएगा. कितना घंटा काम करना है कुछ पता नहीं. डॉक्टर जो है वो उसका क्लिनिक चल रहा है एकदम फिक्स है वो. तो डॉक्टर इज अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग पेशेंट. तो वो आपका वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो नहीं आता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड्स. बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय. ये टिस्को जो है ये टाटा का है और रिलायंस भी है. रिलायंस भी, तो दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं. तो इसका आंसर होगा आपका कॉर्पोरेट सोसाइटी. कॉर्पोरेट सोसाइटी. तो ये कॉर्पोरेट सोसाइटी ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसका आंसर दोनों का है ये ओन्ड बाय कॉर्पोरेट सोसाइटी. नेक्स्ट है इसका नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हैज गारंटीड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन. कितने दिन तक आपको मिलता है, कितने दिन तक का काम? तो कम से कम कितने दिन का काम है? तो 100 दिन का काम 365 दिन में कम से कम मिलेगा. तो आंसर है इसका बी. इसके बाद जितना मिल जाए, लेकिन कम से कम 100 दिन का काम देना ही देना है सरकार को. फिर से पढ़ देता हूँ. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हैज गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. व्हाट आर द करेक्ट नंबर ऑफ डेज? तो 100 है और बाद में चल के इसका नाम बदल गया 2009 में. अक्टूबर 2009 में मनरेगा हो गया नरेगा का नाम. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. 86 पर चूज वन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स. 86 का आंसर है सी. व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग. जो क्षमता से कम काम करे, क्षमता से कम काम जो लोग करे उसको रखा गया है अंडर एम्प्लॉयमेंट में. अंडर अभी विकासशील ही है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप, लेकिन कर सकते हैं. जैसे अपना देश भारत करने की क्षमता है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, उसके बहुत सारे लूप एंड फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 87. विच सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया. सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स. कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा
अभी चल रहा है, तो इंडिया में अब आ गया है टर्शरी सेक्टर्स की स्थिति ठीक हो गई है। टर्शरी सेक्टर मींस सर्विस सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 88, वेयर विल यू फाइंड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट? कहाँ ज्यादा, किस क्षेत्र में, किस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा डिसगाइज बेरोजगारी है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। ये देखिए, अमॉन्ग एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्म लैंड्स, अमॉन्ग एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्म लैंड्स। उसके बाद की स्थिति मैं बता दूं आपको कि यहां पर अगला क्वेश्चन है 89, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन? बड़ी जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हमारे देश को, हमारे देश की जो विकास की रूपरेखा में कैसे मदद करती है? तो इसका आंसर है बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरी हु विजुअलाइज इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है हिस्ट्री का पार्ट। तीन चीजें आपकी, तीन सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने हिस्ट्री को रखा है आपको, तो हिस्ट्री यहां आ जाइए। काफी पेशेंस के बाद आपको हिस्ट्री मिल रहा है, पूरे इंतजार के बाद। तो चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरी, जो डिजाइन तैयार किया था चित्रकार, who visualized in his painting a society made up the democratic and social republic, तो वो था कहाँ का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड का था, स्विस पेंटर था, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, which emerged as a force in the late 19th century means A, इसका मतलब है strong devotion for one's own country and its history and culture। फिर से मैं बता दूं, nationalism which emerged as a force in the late 19th century means हो गया आपका strong devotion for one's own country and its history and culture। Next question number 92, match the term with the statements given below। Match the terms with the statement given below। A यूटोपियन सोसाइटी इज, तो इसका आंसर है बी आंसर में दिखा हुआ है 2 and 3। यूटोपियन सोसाइटी, अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट। और उसके बाद है तीसरा पॉइंट, सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चूजन फ्यू वाइज मेन, कुछ खास बुद्धिमान लोगों के द्वारा सोसाइटी बनी थी, तो ये हो गया यूटोपियन सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93, पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट को डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। Plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal। डायरेक्ट उसकी जो मांग है उसको स्वीकार करना या मना कर देना, ये इनकी डेफिनेशन है प्लेबिसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 94, अर्नेस्ट रेनान बिलीव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल इज अ नेसेसिटी बिकॉज। अर्नेस्ट रेनान किस चीज में विश्वास करते थे? राष्ट्र की परिभाषा इन्होंने दी थी, तो उस राष्ट्रीयता की परिभाषा में उनका विश्वास था कि इट इंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहैबिटेंट सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर इसका 94 का आंसर बी है, यानी उनको ये सोच थी उनकी कि जो जितने सारे इस देश के जो रहते हैं वहां पर लोग, उनको आजादी मिले। इंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहैबिटेंट सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। कौन से, कितने सारे या कौन से ऐसे राष्ट्र थे जो कांग्रेस ऑफ वियना का मीटिंग अटेंड नहीं किए थे? तो वो थे स्विट्जरलैंड नहीं थे उसमें।
Question number 96. The first great revolution which gave the clear idea of nationalism with its core word liberty, equality and fraternity was liberty, equality and fraternity. तो इसमें आपका 96 का बी हो गया इसका आंसर, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो गया ये इसका आंसर, जो इसमें फ्रांस की क्रांति में ये सब चीज थी। क्वेश्चन नंबर 97. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन आर करेक्ट? फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे सही स्टेटमेंट क्या होगा? तो ए इसका आंसर है सी, आंसर होगा सी, ऑप्शन होगा 1 and 3, ऑप्शन होगा 1 and 3। तो ए है 1 है, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इट वाज प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। अपने भाग्य का निर्माता इन्होंने किया बड़ा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है 3, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अ सेंट्रलाइज्ड एक जगह से पूरी जो शासन व्यवस्था है वो हुई, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट चलिए आप 98 पर आ जाइए। तो 98, क्वेश्चन नंबर 98, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज। तो फ्रांस की जो क्रांतिकारी थे उनका जो मिशन था, उनकी डेस्टिनी थी, उनकी सोच थी राष्ट्र के लिए, वो था, उसका आंसर होगा बी, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म के खिलाफ उनका सोच रखा था। क्वेश्चन नंबर 99, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। सिविल कोड को ही नेपोलियन कोड भी, नेपोलियनिक कोड कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये नियम बनाया था जब वो शासन बना कि मैं ये कर दूंगा, तो ये 1804 में ये बनी थी कोड, इसी को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 आ गया, द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कहाँ, किस क्षेत्र में इसको लागू किया गया? सो रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल में जो शासन आते थे फ्रांस के आसपास के पड़ोसी मुल्क में भी, तो इसका आंसर होगा सी। 100 स्टार्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है ए, तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी को आज़ादी हो, कानून के सामने सब समान हो, व्यक्तिगत उनको आज़ादी मिले, इसको बोला जाता है लिबरलिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। मैंने इसको बता दिया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले में भी आ चुका है, इसलिए मैं आपको शेयर कर दिया कि इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर बी है, जेसीपी मैजनी इसका आंसर होगा। ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर जो है 102, 103, द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स। यूनिवर्सल सफरेज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का, मतदान करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये इसका आंसर हो गया आपका सी, कंजर्वेटिव्स propose to return to the society of pro-revolutionary days and were against the ideas of modernization to strengthen monarchy। आंसर यही है इसका सी। नेक्स्ट है 105, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जो ये था यूनान और उसके जो स्वतंत्र देश थे, उसमें समझौता जो हुआ था उसका नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशनल 1832। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 106, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस। किसने कहा कि जब फ्रांस स्नीजे छींकता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, तो बाकी जो है यूरोप को खांसी और जुकाम पकड़ लेता है।
तो वो है आपका ड्यूक मैटरनिच है। ड्यूक मैटरनिच इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। पोलैंड के लिए 18वीं शताब्दी में करेक्ट आंसर है डी। पोलैंड वाज पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर्स, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। 3 हिस्सों में बट गया, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 108, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को जोड़ने के लिए सबसे मेन जो काम किए थे वो उनका सबसे मेन रोल किसका था? ऑटोमन बिस्मार्क का सबसे बड़ा रोल था। बी आंसर है इसका, ऑटोमन बिस्मार्क। प्रूशियन चीफ मिनिस्टर थे, प्रूसिया के ये चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क। 2 क्वेश्चन बन रहा है, प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, ऑटोमन बिस्मार्क। ये भी बन रहा है और जोड़ने का काम ये किया था इन्होंने, तो ये भी बन रहा है। 109, 3 wars over 7 years, 7 साल में 3 युद्ध विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। कब खत्म हुआ? इंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री, इंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, हु वाज proclaimed the emperor of Germany in 1871। 1871 में कौन अपने आप को जर्मनी का शासक घोषित कर दिया था? तो इसका आंसर है आपका डी, कैसर विलियम वन ऑफ प्रूसिया। याद रखना ये है कि 1871 में जर्मनी का शासक जो था अपने आप को कौन घोषित कर दिया था? तो कैसर विलियम वन प्रूसिया का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, क्वेश्चन नंबर 111, हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में एकत्रित इटली का जो था वो राजा कौन बना था? तो विक्टर एमैनुअल सेकेंड। विक्टर एमैनुअल सेकेंड 1861 में जो ये थे ये इटली के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, what helped in the formation of a nation state in Britain। फॉर्मेशन ऑफ द नेशन जो मिलना होता है, निर्माण हुआ इंग्लैंड का, उसमें कौन कौन से और राज्यों का था? तो इसका आंसर है सी, पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्ची विच ग्रेजुअली लेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। नेक्स्ट है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकत्रित होने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन थे? बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क इसका हो चुका है क्वेश्चन। द एलर्जी जर्मनी नेशन हु वेयर्स क्रॉन ऑफ ओक लीफ वाज। तो जो जर्मनी के राष्ट्र के जो एक ताज होता था ओक की पत्तियों का पहनता थे, तो वो थे जर्मेनिया कहलाते थे। जर्मेनिया, ओक के पत्तियों का ताज पहनते थे, उसको जर्मेनिया कहलाता था। ओक एक प्रकार का ट्री है, वृक्ष है। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, बाल्कन जो पहाड़ी इलाका था वो अंडर द किसके कंट्रोल में था? तो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर। ऑटोमन बिस्मार्क का एरिया बहुत सबसे ज़्यादा था, ऑटोमन अंपायर का टाइम में था। देन 116 क्वेश्चन नंबर, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज। अब देखिए यहाँ तक आपको मैंने हिस्ट्री करा दिया, यहाँ से आपको मैंने वाटर रिसोर्सेज से डैम और रिवर्स का जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है उससे क्लियर करा दे रहा हूँ। तो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज, जो हो गया ग्राउंड वाटर होगा, इसका आंसर होगा ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है 117, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। आंसर होगा 118, राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन, कहाँ पर स्थित है राणा प्रताप सागर? पहले भी बताया मैंने आपको, राजस्थान, लेकिन इस टाइप के आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विथ, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये किस नदी से कनेक्ट है? सरदार सरोवर डैम पर है ये, और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो है मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर? हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर? कितना है पानी जो है धरती पर
कवर किए हुए हैं, तो 3/4 सभी लोगों को पता है, 3/4 इसका करेक्ट आंसर सी है, 3/4। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर नेम्ड, कौन सी नदी पर सरदार सरोवर है बना हुआ डैम है, तो इसका आंसर डी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट्स इज आर नॉट अ रेसिस्टेंस टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ इसका आंसर है सी, नवोदयन, इसका आंसर है नवोदया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमोट 123, द रिमोट विलेज दैट हैज अर्नड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर, द रिमोट विलेज, सुदूर गांव के एरिया में, दैट हैज अर्न द रेयर डिस्टिंक्ट ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर, तो ये है गैंथूर टेक्नोलॉजी ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, बांस से जो एक एक बूंद चू चू करके जो पानी इकट्ठा होता है, सिंचाई होती है, इज प्रिवेलेंट इन कौन सा स्टेट में, तो मेघालय में ये स्थिति बनी हुई है। मेघालय में अच्छा खासा बांस होता है, बैम्बू से वो एक से दूसरे पहाड़ों पर कनेक्ट करते हैं बांस से, और आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको, तो ड्रिप इरिगेशन में ये हो गया मेघालय स्टेट। क्वेश्चन नंबर 125, अंडरग्राउंड टैंक्स सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, तो हो गया आपको टैंकास बोलते हैं इसको, ए इसका आंसर है। 126, क्वेश्चन नंबर 126, नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, इसका आंसर है सी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 127, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कोयना डैम बिल्ट, ये कौन सी नदी पर कोयना डैम बना हुआ है, तो इसका अगेन आंसर ए है, कृष्णा नदी पर कोयना डैम बना हुआ है, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस, तो सबसे ज्यादा जो है 96.5%, यानी आंसर सी जो है, समुद्र का पानी हमारे धरती पर है पूरी दुनिया में 96.5%। क्वेश्चन नंबर 129, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स पीपल बिल्ट गुल्स एंड कूल्स फॉर इरिगेशन, कौन सा क्षेत्र में गुल्स एंड कूल्स लोग बनाते हैं, तो इसका आंसर है आपको वेस्टर्न हिमालयाज, आंसर बी, वेस्टर्न हिमालयाज। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, हीराकुंड डैम किस नदी पर है, तो हीराकुंड डैम जो हो गया आपका महानदी पर हीराकुंड डैम है। नेक्स्ट समझिए 131, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, what is the contribution of hydroelectricity in the total generation of electricity, तो इसका आंसर हो गया, बिजली जो हो गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, आंसर हो गया 22%, 22% जो है पानी बिजली से बिजली तैयार होती है, पानी से बिजली तैयार होती है 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस्ड, तो ज़्यादातर जो है छतों से पानी इकट्ठा जो है राजस्थान में किया जाता है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट हैविंग एनी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, जो इसका आंसर जो है यमुना नदी है, डी, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 134, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मैट्यूर डैम इज कंस्ट्रक्टेड, मैट्यूर डैम किस नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्यूर डैम किस नदी पर बना हुआ है, तो कावेरी नदी, इसका आंसर डी है, सॉरी इसका आंसर ए है, कावेरी नदी पर ये मैट्यूर डैम बना हुआ है, ये डैम आप सुने भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, रूफ टैप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान इज नोन एज टंकाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नोन एज टंकाज, टंकाज के लिए क्या स्ट्रक्चर्स है, तो आंसर इसका ए है, अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टेड फ्रॉम रूफ टॉप्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम्स। डैम्स का जो है बुरा इफेक्ट क्या है, तो फ्लड कंट्रोल जो है, फ्लड कंट्रोल, इसका आंसर डी है, फ्लड कंट्रोल। उल्टा इफेक्ट क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 138, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम प्रिवेंट। तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 139, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रैक्टिस्ड पर्टिकुलरली इन राजस्थान में। ऐसा क्यों ही ये विधि को अपनाया गया है, तो इसका आंसर है सी, टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर के लिए खास करके ये विधि को अपनाया गया है। राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। क्वेश्चन नंबर 140, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर बुल्स एंड कुल्स यूज टू चैनल वाटर फॉर इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हो गया आपका वेस्टर्न हिमालयाज है आपका। क्वेश्चन नंबर 141, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस मोर ऑन। तो इसका आंसर होगा आपका, फिर से और 10 हम दे देते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर डी है, all of the above means reducing the possibility of conflict between various social groups, a fair chance of minority, bringing stability in the political order. Next question है, Belgium solve its problem successfully by all of above। इसका आंसर होगा डी आंसर है, all of above, यानी कि developing the power sharing mechanism, rejecting the policy of majoritarism, respecting in interest of different communities. Next question number 143, identify the major social group that constitute the largest share in the population of Sri Lanka। श्रीलंका में जो है सबसे ज्यादा सिंघाला ग्रुप के हैं, तो इसका आंसर डी होगा, सिंघाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो इसका आंसर जो होगा आंसर है इसका ना क्वेश्चन नंबर 4, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। राज्य में कौन सा नहीं आता है, तो इसका आंसर है नेशनल डिफेंस, ये यूनियन लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम। आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो इसका आंसर डी है, गवर्नमेंट पावर्ड इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, विच गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल्स। तो इसका आंसर है, फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक सरकारें होती है, तो आंसर इसका बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर यूएसए। एंड क्वेश्चन नंबर 149, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इसका आंसर है ए। तो इसका डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 2 लिस्ट, ये हो गया, 2 लिस्ट में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, a belief that the majority community is able to rule a country in whichever way it wants is majoritarian हो गया। तो इस तरह से हमने आपको 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों को शेयर किया है विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी जो 2 दिन बाद एग्जामिनेशन 30 नवंबर को होगा, पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स, आपके आंसर मिल जाएंगे। होप सो आप इसको पूरा वीडियो को देखे होंगे और आपके अपने चाहने वाले और भी दोस्त मित्र हैं जो उनको शेयर किए होंगे, जो उनको बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।